आज हम पढ़ेंगे पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। पदार्थ में अवस्था कैसे परिवर्तित होती है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य यानी कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को द्रव्य या पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। ताप या दाब के प्रभाव के कारण अगर हम द्रव्य या पदार्थ पर ताप लगाएं, मतलब उसे गर्म करें या उस पर दाब दें या मतलब प्रेशर लगाएं, ठीक वही कह रहा है। ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य यानी कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को, ठीक, परिवर्तन की प्रक्रिया को द्रव्य यानी कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। अगर हम लोहा है, लोहा क्या होता है, एक ठोस होता है। अगर ठोस को हम लोहे को गर्म करें, ठीक, अगर हम लोहे को गर्म करें तो क्या, अगर उस पर ताप दें यानी कि उसे गर्म करें तो वह ठोस से किस में परिवर्तित हो जाएगा, द्रव में। ठीक वही कह रहा है, ठोस से द्रव में अवस्था में परिवर्तन। ताप या दाब के प्रभाव के कारण द्रव्य यानी कि पदार्थ की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया को द्रव्य यानी कि पदार्थ का अवस्था परिवर्तन कहते हैं। पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। देखिए, ठोस को गर्म करने पर यानी कि गर्म करने पर किस में बदल जाएगा, द्रव में। और द्रव को ठंडा करने पर, जमाने पर ठोस में बदल जाएगा। फिर द्रव को और गर्म करने पर, मतलब उबालने पर, बॉइलिंग करने पर वह किस में बदल जाएगा, गैस में। फिर गैस को ठंडा करने पर द्रव में। फिर ठोस को एक एक पदार्थ होता है कि उसको हम गर्म करें और डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठीक, जैसे कपूर को हम जलाते हैं, कपूर क्या होता है, एक ठोस होता है। जब उसको हम जलाते हैं वो डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। ठोस को गर्म करने पर गैस में और गैस को ठंडा करने पर वह डायरेक्ट ठोस में बदल जाता है। यही है पदार्थ का अवस्था परिवर्तन। ठीक है, अवस्था परिवर्तन के प्रमुख पद। अवस्था के परिवर्तन के प्रमुख पद निम्नलिखित है। नंबर पहला क्या है, गलन एवं गलनांक, मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। जब ठोस को हम गर्म करते हैं, गलन करते हैं तो किस में बदलता है, द्रव में। वह कैसे बदलता है वही बताया गया है। गलन एवं गलनांक किसे कहते हैं, ठोस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है। ठोस है, उसमें हम ताप देते हैं। ठोस को जब गर्म करते हैं या ताप देते हैं, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की क्रिया क्या कहलाती है, गलन कहलाती है, यानी कि मेल्टिंग कहलाती है। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब नॉर्मल होना चाहिए। मतलब जब वायुमंडलीय दाब तथा ठोस में जो दाब है दोनों समान हो जाएंगे, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, उस ठोस का गलनांक कहलाती है। ठीक, वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई ठोस एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तित हो जाती है, उस ठोस का गलनांक कहलाती है। ठीक, क्या कहलाती है, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हर ठोस का गलनांक अलग अलग होता है, हर पदार्थ का गलनांक अलग अलग होता है। ठीक, जैसे लोहे का गलनांक होता है 1538 डिग्री सेल्सियस। मतलब जब उसे लोहे को 1538 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे तो लोहा क्या होगा, गलने लगेगा, यानी कि पिघलने लगेगा। वैसे सोने का गलनांक होता है 1064 डिग्री सेल्सियस। जब हम सोने को 1064 डिग्री सेल्सियस के बराबर गर्म करेंगे तो क्या होगा, सोना पिघलने लगेगा। इसलिए पूछा जाता है कि लोहे का गलनांक कितना होता है, सोने का गलनांक कितना होता है।
और चांदी का गलनांक, जिस चांदी का गलनांक होता है 961.8 डिग्री सेल्सियस, मतलब 961.8 डिग्री सेल्सियस पे ताप पर पहुंचने पर क्या होगा, चांदी यानी कि सिल्वर पिघलने लगेगा। ठीक है। अणुगतिज सिद्धांत के आधार पर गलन की व्याख्या, किसकी व्याख्या है, गलन की व्याख्या। किसके आधार पर, अणुगतिज आधार, मतलब अणुओं की गति के आधार पर, जो पदार्थ में अणु पाए जाते हैं और जो अणु गति करते हैं उसी के आधार पर अणुगतिज, मतलब पदार्थ के अणुओं की गति के आधार पर गलन की व्याख्या। ठीक। एक्सप्लेनेशन ऑफ मेल्टिंग ऑन द बेसिक ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। ठीक। ठोस को गर्म करने पर अर्थात उसका ताप बढ़ाने पर, ठोस को गर्म करने पर अर्थात उसका ताप बढ़ाने पर, ठोस में ताप बढ़ाने पर, ठीक, यानी कि ठोस को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जब हम किसी को, मतलब किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। जो ठोस में ठोस किससे बने होते हैं, अणुओं से, और जो अणु गति करते रहते हैं, जब हम ठोस को और अधिक गर्म करते हैं तो उनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है। ठीक, क्या बढ़ती है, गतिज ऊर्जा बढ़ती रहती है और अणुओं के मध्य की दूरी बढ़ने लगती है। अणुओं के मध्य दूरी होती है, जो जितना हम अधिक ताप देंगे उतनी ही उनकी दूरियां और अधिक बढ़ने लगेगी। ठीक, जिससे उनके मध्य अंतराकणीय आकर्षण बल कम होने लगता है। कण एक दूसरे से आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं और जब उनमें कणों में वृद्धि होगी, उनके कणों की मध्य दूरी में वृद्धि होगी, ठीक, तो उनकी क्या होगी, अंतराकणीय आकर्षण बल कम होने लगते हैं। गर्म करते रहने पर, ठीक, और अधिक गर्म करते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जब ठोस के कण स्वतंत्रता पूर्वक गति करने लगते हैं। ठीक, हम और अधिक जब उस पर ताप लगाएंगे, ठीक, तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब उनके कण स्वतंत्रता पूर्वक गति करने लगेंगे, यानी कि उनमें उनके मध्य, कणों के मध्य अधिक दूरी हो जाएगी और अंतराकणीय आकर्षण बल लगभग टूट जाएगा, लगभग खत्म हो जाएगा। ठीक, बहुत कम हो जाएगा तथा क्रिस्टलीय जालक टूट जाता है और ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है। ठोस क्या होता है, द्रव में परिवर्तित होने लगता है। यह क्रिया गलन कहलाती है, यही क्रिया गलन कहलाती है। वह ताप जिस पर गलन क्रिया संपन्न होती है गलनांक कहलाता है। तो वह ताप जिस पर गलन क्रिया संपन्न होती है उस ताप को उस ठोस का गलनांक कहते हैं। ठीक, उस ताप को उस ठोस का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, गलन की गुप्त ऊष्मा, गलन की गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग। गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, गलनांक पर ठोस को पुनः गर्म करने पर, गलनांक मतलब उस ताप पर, जिस ताप पर कोई ठोस गलने लगता है उस ताप पर। ठीक, जिस ताप पर कोई ठोस गलने लगता है उस ताप पर पुनः, मतलब और गर्म करने पर ताप में वृद्धि नहीं होती है, ताप में वृद्धि नहीं होती है। जैसे जैसे हम, यानी कि जैसे जैसे हम गर्म करेंगे उसके ताप में वृद्धि होगी, लेकिन एक ऐसी स्थिति आएगी जब उसके ताप में वृद्धि नहीं होगी। वह कौन सी स्थिति है, वह स्थिति है उसका गलनांक पॉइंट, जिस पॉइंट पे कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होने लगता है उस पॉइंट पर उसके ताप में वृद्धि नहीं होती है। वही कह रहा है, गलनांक पर ठोस को पुनः गर्म करने पर ताप में वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि दी गई ऊष्मा ठोस को पिघलाने में, क्योंकि दी गई ऊष्मा ठोस को पिघलाने में अर्थात अंतराकणीय आकर्षण बलों को छीड़ करने में व्यय होती है। दी गई ऊष्मा अंतराकणीय आकर्षण बलों को छीड़ करने में व्यय हो जाती है। ठीक, और जो हम ऊष्मा देते हैं ताप में क्यों वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि जो ऊष्मा दी जाती है वह अंतराकणीय, जो उनके कण हैं उनके बीच जो आकर्षण बल होता है, दोनों कणों के बीच आकर्षण बल होता है, तो उनके कणों के बीच का जो आकर्षण बल होता है उसको खत्म करने पर
उसको खत्म करने पर, उसको मतलब छीड़ करने पर ऊष्मा क्या होती है, व्यय हो जाती है। जब संपूर्ण ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है, जब संपूर्ण ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है तो पुनः ताप बढ़ने लगता है, पुनः ताप बढ़ने लगता है। ठोस से द्रव बन गया, अब द्रव से अब उस द्रव को और गर्म करेंगे तो वह द्रव किस में बदल जाएगा, गैस में। तो क्या होगा, ताप बढ़ेगा तभी तो गैस में बदलेगा। तो ठोस को पुनः गर्म करने पर, ठोस को पुनः गर्म करने पर वह द्रव में बदल जाता है, और द्रव को पुनः गर्म करने पर वह किस में बदल जाता है, गैस में। तो वही कह रहा है, जब संपूर्ण ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है तो पुनः ताप बढ़ने लगता है, पुनः ताप बढ़ने लगता है। किसी ठोस के 1 ग्राम को उसके गलनांक पर, किसी ठोस को के 1 ग्राम को, ठोस के कितने ग्राम को, 1 ग्राम को उसके गलनांक पर, गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, जिस पॉइंट पर ठोस पिघलने लगता है, जिस डिग्री सेल्सियस पे। जैसे लोहे का गलनांक कितना होता है, 1538 डिग्री सेल्सियस, मतलब 1538 डिग्री सेल्सियस पर लोहा पिघलने लगेगा। उसको उतना ताप चाहिए, कितना ताप, 1538 डिग्री सेल्सियस ताप उस लोहे को चाहिए। अगर उतना ताप नहीं रहेगा तो लोहा नहीं पिघलेगा। तो उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं, किसी ठोस के 1 ग्राम को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठीक, देखिए, किसी ठोस के 1 गलनांक को, किसी ठोस के 1 ग्राम को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए, 1 ग्राम को उसके गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, लोहा है, लोहे के गलनांक पर, लोहा का गलनांक कितना होता है, 1538 डिग्री सेल्सियस। लोहे के गलनांक पर द्रव में परिवर्तित करने के लिए, लोहा जब 1538 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तो उस किस में बदलने लगेगा, द्रव में। और जो द्रव में बदलेगा, द्रव में परिवर्तित करने के लिए और ऊष्मा की जो मात्रा पड़ती है उसे ही ठोस की गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गलन की गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा क्यों कहते हैं, गुप्त ऊष्मा क्यों कहते हैं, क्योंकि यह ऊष्मा, यह जो ताप होती है, यह हमें मीटर पे दिखाई नहीं देती है, क्योंकि इसमें ताप बढ़ता नहीं है, ताप एकदम सामान्य रहता है। ताप क्यों सामान्य रहता है, क्योंकि ताप जो है व्यय होती रहती है। किस में व्यय होती रहती है, अंतराकड़ी आकर्षण बलों को छीड़ करने पर, कणों के मध्य जो अंतराकड़ी आकर्षण बल होता है उसको छीड़ करने में और ताप व्यय होती रहती है। ठीक, इसीलिए इसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त मतलब छुपी हुई ऊष्मा। ठीक, नंबर 2, हिमीकरण एवं हिमांक, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट। मतलब पदार्थों, हिमीकरण मतलब जमना, पदार्थों का जमना और किस पॉइंट पे वो जमता है। ठीक, कितना डिग्री सेल्सियस पर वो जमता है किसी पदार्थ का। ठीक, जब किसी द्रव का ताप घटाया जाता है, जब किसी द्रव का ताप घटाया जाता है तो उसके कणों की गतिज ऊर्जा घटने लगती है। गर्म करने पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है, और ठंडा करने पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा घटने लगती है। ठीक, गतिज ऊर्जा घटने लगती है तथा एक निश्चित ताप पर इन कणों के मध्य अंतराकड़ी आकर्षण बल प्रबल होने लगता है, प्रबल होने लगता है। ठीक, जब ताप घटेगा और गतिज ऊर्जा घटेगी तो क्या होगा, उनके मध्य अंतराकड़ी आकर्षण बल प्रबल होगा। जब ताप घटेगा, ठीक, तो गतिज ऊर्जा घटने लगेगी। जब गतिज ऊर्जा घटने लगेगी तो कण जो है पास पास आने लगेंगे। क्या होगा, कण पास पास आने लगेंगे। ठीक, जब कण पास पास आने लगेंगे तो उनके मध्य अंतराकड़ी आकर्षण बल बढ़ने लगेगा, और जाहिर सी बात है अंतराकड़ी आकर्षण बल बढ़ जाएगा। अंततः द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगा, अंत में द्रव ठोस में
द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगता है। ठीक, सेम वैसे है, गलन एवं गलनांक का विपरीत सेम है। मतलब ताप बढ़ाते हैं, जब हम ताप बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और जब गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो उनके अंतराकणीय आंतरिक स्थान जो होता है, कणों के मध्य जो स्थान होता है वो भी बढ़ने लगता है। जब कणों के मध्य आंतरिक स्थान जब बढ़ता है तो अंतराकणीय आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। जब अंतराकणीय आकर्षण बल कम होता है तो क्या होता है, ठोस जो है द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब उसी का हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, ताप घटाएं। जब ताप घटाएंगे तो कड़पास पास आएंगे, और जब कड़पास पास आएंगे तो अंतराकणीय आकर्षण बल प्रबल होगा। जब अंतराकणीय आकर्षण बल प्रबल होगा यानी कि बढ़ेगा, तो क्या होगा, द्रव जो है ठोस में बदल जाएगा। सेम क्या है, उसका रिवर्स है, उल्टा है। ताप बढ़ाएंगे तो द्रव में बदलेगा, और ताप घटाएंगे तो ठोस में हो जाएगा। ठीक, द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, हेमीकरण कहलाती है। द्रव का ठोस में परिवर्तन होने की क्रिया हेमीकरण कहलाती है। वह हाँ ठीक है, द्रव के ठोस में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है, हेमीकरण, फ्रीजिंग कहलाती है। वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है क्या कहलाती है, हिमांक कहलाती है, फ्रीजिंग पॉइंट। वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है वह क्या कहलाती है, हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट। वह पॉइंट जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है उसे ही हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक, हिमांक कहते हैं। ठीक है, नंबर तीसरा, क्वथन एवं क्वथनांक अथवा वाष्पन। बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, आरओआर, वेपोराइजेशन। ठीक, वाष्पन, द्रव को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ने लगता है। जब किसी भी, वही बताया गया है ना, जब किसी भी पदार्थ को गर्म किया जाता है उसका क्या होता है, ताप बढ़ने लगता है। ठीक, निरंतर गर्म करते रहने पर एक ऐसी स्थिति आती है जहां द्रव का ताप स्थिर हो जाता है, और इस स्थिर ताप पर द्रव के भीतर वाष्प के बुलबुले उठने लगते हैं। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। इस क्रिया को क्वथन कहते हैं। वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है क्या कहलाती है, क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक, सेम उसी तरह है गलन एवं गलनांक की तरह। ठीक, गलन एवं गलनांक की तरह है, फ्रीजिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट की तरह है। ये भी क्वथन एवं क्वथनांक सेम वैसे ही है। उसमें ठोस को गर्म किया जा रहा था तो उसकी ताप बढ़ने लगती है। इसमें क्या कर रहे हैं, द्रव को गर्म कर रहे हैं तो इसकी ताप बढ़ने लगेगी, और सेम वैसा ही है। ठीक, निरंतर गर्म करते रहेंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी जहां द्रव का ताप स्थिर हो जाएगा। द्रव का ताप क्यों स्थिर हो जाएगा, क्योंकि जो द्रव के कण हैं और द्रव के कणों को मतलब द्रव से गैस में परिवर्तित करने लगेगा। क्या, अंतरा आणविक आकर्षण बल एकदम शून्य करने में ताप जो है उसमें व्यय होने लगेगा। ठीक, जैसे ठोस में व्यय होता था वैसे इसमें भी व्यय होने लगेगा। ठीक, इसीलिए मतलब क्वथन का गुप्त ऊष्मा की तरह कार्य करेगा, इसीलिए ताप स्थिर हो जाता है, और इस स्थिर ताप पर द्रव के भीतर वाष्प के बुलबुले उठने लगते हैं। इसी स्थिर ताप पर द्रव के भीतर वाष्प के बुलबुले उठने लगते हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है, क्वथन कहलाती है। वह निश्चित ताप जिस पर यह क्रिया होती है क्वथनांक कहलाती है। जैसे जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद द्रव जो है, जल जो है वाष्प में बदलने लगता है। ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद द्रव जो है, जल जो है वाष्प में क्या होता है, बदलने लगता है, यानी कि जल जो है उबलने लगता है। ठीक, 100 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद इस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है। इस ताप पर 100 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि द्रव पर जल में जब जल जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है तब जो है वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाए। जितना वायुमंडलीय दाब होता है उसी के बराबर हो जाएगा। जब दोनों बराबर होगा तभी ना जल जो वाष्प में बदलेगा, जो वाष्प है तभी ना वायुमंडल में जाएगा। जब दोनों बराबर रहेगा तभी उसमें जाएगा, मतलब विलीन होगा। जब दोनों बराबर नहीं रहेगा, वायुमंडलीय दाब और जो है
द्रव का वाष्प दाब, जब दोनों बराबर नहीं रहेगा, दोनों आपस में मिलेंगे नहीं, ठीक। और ये तभी मिलेंगे जब जो है द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाए। वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप पर वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप पर दाब पर निश्चित ताप तथा दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, वाष्पन कहलाती है, वेपोराइजेशन कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें एक निश्चित ताप तथा दाब पर द्रव अवस्था गैस अवस्था में परिवर्तित होती है, क्या कहलाती है? वाष्पन कहलाती है, ठीक। अतः वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब एक वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, उस द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तभी वह वाष्प जो है वायुमंडल में जाने लगेगा, यानी कि वह गैस में परिवर्तित होने लगेगा, ठीक। द्रव जो है गैस में परिवर्तित होने लगेगा। प्रत्येक शुद्ध द्रव के लिए उसका मान निश्चित होता है। जितने भी शुद्ध द्रव हैं उसमें कोई अशुद्धि ना हो तो क्या होगा? क्वथनांक का मान निश्चित रहेगा। यानी कि अगर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो यह 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। अगर उसमें कोई अशुद्धि मिला दिया जाए जल में तो उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक। उसका क्वथनांक कम हो जाएगा। उदाहरण के लिए जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जब जल पहुंचेगा तो वह क्या होगा? वायुमंडल में मिलने लगेगा, वाष्प बन के वायुमंडल में मिलने लगेगा, क्योंकि दोनों बराबर हो गए हैं, ठीक। इसी प्रकार से वह द्रव, मतलब कोई भी द्रव हो, वह तब तक वायु में नहीं मिलेगा जब तक वह वायुमंडलीय दाब के बराबर ना हो जाए, ठीक। जब तक वह वायुमंडलीय दाब के बराबर ना हो जाए। वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होने पर क्वथनांक भी परिवर्तित हो जाता है। क्या कह रहा है? वायुमंडलीय, जब इसमें परिवर्तन होगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा तो ये भी परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। जब ये सामान्य रहेगा तो ये भी समान रहेगा। अगर ये कम हो जाएगा तो ये भी क्या होगा? कम हो जाएगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो ये भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, ठीक। तो वही कह रहा है, वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन होने पर क्वथनांक भी परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि हम जब पहाड़ों पर, यदि उदाहरण दें, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा। मतलब आकाश में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे वायु में जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा, और नीचे आएंगे तो वायुमंडलीय दाब बढ़ता रहेगा। तो ये कह रहा है, पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक क्या होता है? कम हो जाता है। जल का क्वथनांक कम हो जाएगा। जब ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, जल का क्वथनांक कम हो जाता है। अतः खाद्य पदार्थों को पकाने में अधिक समय लगता है। जब जल का क्वथनांक कम हो जाएगा तो यानी कि जल 90 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। जब जल 90 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा तो क्या होगा? तो जो हम ताप देंगे, यानी कि जो हम उस पर गर्म करेंगे जल को, जल तो उबलने लगा, तो जल उबलने लगा, जो हम जितना भी उससे गर्म करेंगे जल को, तो जल जो है गैस में परिवर्तित होने लगेगा। जो हम ताप देंगे वह ताप जो है जल को गैस में परिवर्तित करने में खर्च होता रहेगा, तो वह ताप जो है भोजन को नहीं पकाएगा, मतलब धीरे धीरे पकाएगा, ठीक। वही कह रहा है, खाद्य पदार्थों को पकने में अधिक समय लगता है। क्वथनांक कम होने पर, जितना अधिक क्वथनांक रहेगा, अगर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से 120 डिग्री सेल्सियस पर आ जाए तो भोजन और जल्दी पक जाएगा। क्यों? क्योंकि जल उबलेगा है नहीं, जल उबलेगा नहीं। जब जल उबलेगा नहीं तो ताप जो है जल को गैस में परिवर्तित नहीं करेगा, क्योंकि जब
जल उबलेगा नहीं तो ताप जो है जल को गैस में परिवर्तित करने में खर्च नहीं होगा। ठीक, जब जल को गैस में परिवर्तित करने पर खर्च नहीं होगा तो वही ताप जो है भोजन को पकाएगा, वही ताप भोजन को पकाएगा। और जब क्वथनांक कम रहेगा तो जल जो है जल्दी उबलने लगेगा। जब जल जल्दी उबलने लगेगा तो ताप क्या करेगा, जितना अधिक ताप बढ़ेगा तो ताप क्या होगा, ताप जो है भोजन को पकाने की बजाय द्रव को गैस में परिवर्तित करने में खर्च होता जाएगा। इसीलिए पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम हो जाता है, अतः खाद्य पदार्थों को पकने में अधिक समय लगता है। ठीक, देखिए उदाहरण के तौर पर प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, भोजन जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर में दाब बहुत अधिक होता है। ताप या दाब बढ़ाने पर अवस्था परिवर्तन होता है, पदार्थ या द्रव्य का अवस्था परिवर्तित होता है। और प्रेशर कुकर में क्या होता है, दाब अधिक होता है। जब दाब अधिक रहेगा तो भोजन क्या होगा, जल्दी पक जाएगा। दाब बढ़ाने के कारण क्वथनांक भी बढ़ जाता है। जब दाब बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा मतलब वायुमंडलीय दाब बढ़ रहा है। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ रहा है तो क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्वथनांक भी बढ़ जाएगा। जब क्वथनांक बढ़ जाएगा यानी कि जल जल्दी नहीं उबलेगा, जल जल्दी नहीं उबलेगा। जब जल जो है जल्दी नहीं उबलेगा तो जो है जो हम गर्म करेंगे, जो हम ताप देंगे, वह ताप जो है भोजन को पकाने में व्यय हो जाएगा। भोजन को क्या करेगा, पकाने में व्यय हो जाएगा। और अगर क्वथनांक कम रहेगा तो जल जल्दी उबलने लगेगा, जल जल्दी उबलने लगेगा। जो हम उस पर जो हम ताप देंगे वह ताप जो है जल को गैस में कन्वर्ट करने में खर्च होता जाएगा। ठीक है, जल को गैस में कन्वर्ट करने पर खर्च होता जाएगा। और जब जल जल्दी नहीं उबलेगा तो वही ताप जो है भोजन को पकाने में खर्च होगा। ठीक, इसीलिए भोजन जल्दी पक जाता है प्रेशर कुकर में, क्योंकि क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसके परिमाण स्वरूप ऊष्मा जल के वाष्पन में अधिक व्यय होने की अपेक्षा भोजन को पकाने में व्यय होती है। देखिए ये कह रहा है, वही चीज़ बता रहा है। इसके परिमाण स्वरूप जब क्वथनांक बढ़ जाएगा तो इसके परिमाण स्वरूप ऊष्मा जो है जल के वाष्पन में अधिक व्यय होने के बजाय जल के वाष्पन में, मतलब जल को वाष्प में कन्वर्ट करने के बजाय अधिक ऊष्मा भोजन को पकाने में व्यय होने लगती है, मतलब भोजन को पकाने लगती है। क्योंकि जल जो है वाष्प में परिवर्तित होगा नहीं, क्योंकि क्वथनांक बढ़ा है तो भोजन जल्दी पक जाएगा, जिससे भोजन जल्दी पक जाता है। मिला जुला के यह कहना है कि अगर क्वथनांक बढ़ेगा तो भोजन जल्दी पकेगा, अगर क्वथनांक कम होगा तो भोजन लेट से पकेगा। हमें क्या करना है, क्वथनांक को बढ़ाना है, चाहे जिसमें या प्रेशर कुकर हो या कुछ हो। अगर क्वथनांक बढ़ेगा तो भोजन जल्दी पकेगा, अगर क्वथनांक कम होगा तो भोजन लेट से पकेगा। और क्वथनांक जब बढ़ेगा तो यानी कि वायुमंडलीय दाब भी बढ़ेगा। इतना याद रखना, अगर वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ेगा तो भोजन जल्दी पकेगा। ठीक, आगे देखिए, पहाड़ों पर भोजन को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो क्वथनांक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अतः भोजन को पकाने में अधिक समय लगेगा। पहाड़ों पर यह क्वेश्चन आता है, कहीं पूछा जाता है कि पहाड़ों पर भोजन को पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि पहाड़ों पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। जब वायुमंडलीय दाब कम होगा तो क्वथनांक कम हो जाएगा, जब क्वथनांक कम हो जाएगा तो भोजन को पकने में अधिक समय लगेगा। ठीक, नंबर चौथा, ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन। ऊर्ध्वपातन नंबर पाँचवा है, चौथा है सब्लिमेशन। कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जिसको गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे ही वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जिसको गर्म करने पर वह द्रव में नहीं परिवर्तित होते हैं, सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसी क्रिया ऐसे पदार्थ ऊर्ध्व
पातज सब्लिमेट कहलाते हैं तथा यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहलाती है। ठीक, उदाहरण के लिए कपूर, अमोनियम क्लोराइड, ठोस आयोडीन आदि। कपूर को हम अपने मंदिरों में या कहीं भी जलाते हैं, आप देखे होंगे कपूर को, कहीं भी देखे होंगे। जब उसमें हम आग लगाते हैं, कपूर किस अवस्था में होती है? ठोस अवस्था में। जब उसमें हम आग लगाते हैं यानी कि उससे गर्म करते हैं तो वह क्या होता है? द्रव में परिवर्तित नहीं होगा, सीधे वह धुआं बनने लगता है, यानी कि वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो वह क्रिया कौन सी, वह किस अवस्था में आती है? ऊर्ध्वपातन अवस्था में आती है। मतलब ठोस को गर्म करने पर वह गैस मतलब द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसी क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है और ऐसे पदार्थ ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहलाते हैं। ठीक, अवस्था परिवर्तन पर दाब का प्रभाव। ताप का प्रभाव तो हम पढ़ लिए कि ताप बढ़ाने पर क्या क्या होता है। अगर ताप बढ़ाएंगे, एक बार और समझ लीजिए, अगर ताप बढ़ाएंगे तो उनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ने लगेगा? क्योंकि अणुओं के मध्य की दूरी जो है बढ़ने लगेगी। जब मध्य की दूरी बढ़ेगी तो आकर्षण बल कम होगा। ठीक, आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। जब आकर्षण बल कम होगा तो कण जो स्वतंत्रता पूर्वक गति करेंगे। जब स्वतंत्रता पूर्वक गति करेंगे तो जो कण होते हैं, ठोस अवस्था होती है, वह ठोस अवस्था द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, ताप बढ़ाने पर। और ताप घटाने पर क्या होता है? ताप घटाने पर ये होता है कि कण जो पास पास आते हैं, जब कण पास पास आएंगे तो कण में अंतराणविक आकर्षण बल अधिक हो जाएगा। जब अंतराणविक आकर्षण बल अधिक हो जाएगा तो कण जो है गति नहीं कर पाएंगे, स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर पाएंगे। जब वह स्वतंत्रता पूर्वक गति नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? तरल जो है ठोस में बदलने लगेगा। द्रव यानी कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में बदल जाएगी। अब हम यहाँ पढ़ेंगे दाब का प्रभाव। अवस्था परिवर्तन में दाब का प्रभाव क्या होता है? इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द चेंज इन स्टेट। ठीक, गैसों के मध्य अंतराणविक दूरी, दो कणों के मध्य की दूरी को ही अंतराणविक दूरी कहते हैं। गैसों के मध्य अंतराणविक दूरी अत्यधिक तथा अंतराणविक बल न्यूनतम होता है। जो गैस होते हैं उनके मध्य अंतराणविक दूरी सबसे अधिक और जो बल होता है सबसे कम होता है, क्योंकि दूरी अधिक रहेगी तो बल ऑटोमेटिक कम हो जाएगा उनके मध्य। किसी गैस को कम ताप पर एक पात्र में बंद करके उस पर दाब लगाने पर, किसी गैस का ताप कम करके मतलब कम ताप पर एक पात्र में गैस को बंद कर दें और उस पर दाब लगाने पर गैस के अणु पास पास आने लगेंगे। गैस के अणु दूर दूर हैं। ठीक, गैस के अणु जब दूर दूर हैं तो उसे एक पात्र में अगर हम बंद कर दें किसी कंटेनर में या किसी पिस्टन के थ्रू, उस पर जब हम दाब लगाएंगे तो गैस के अणु पास पास आने लगेंगे तथा उसकी गतिज ऊर्जा या वेग कम होने लगेगी। जब कण पास पास आएंगे तो गतिज ऊर्जा कम होगी। गतिज ऊर्जा क्यों कम होगी? क्योंकि अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ेगा। अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ेगा, इसीलिए उनकी गति कम होगी। एवं अंतराणविक आकर्षण बलों की प्रबलता बढ़ने लगती है। ठीक, अंतराणविक आकर्षण बल क्या होता है? बढ़ने लगता है। निरंतर दाब लगाने पर एक ऐसी स्थिति आती है और हम लगातार अगर दाब हम लगाते रहें तो एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ गैस जो है द्रवित होना प्रारंभ कर देगा। यानी कि गैस द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। गैस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। क्यों परिवर्तित होने लगेगा? क्योंकि गैस पे हम जब दाब लगाएंगे उनके कण पास पास आएंगे। जब उनके कण पास पास आएंगे तो अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ जाएगा। जब अंतराणविक आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो जो है गैस जो है द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। ठीक, गैस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन। गैस के द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया संघनन कहलाती है। गैस का द्रव में परिवर्तित होने की क्रिया क्या कहलाती है? संघनन। संघनन का प्रयोग आसवन डिस्टिलेशन प्रक्रम में किया जाता है। संघनन का प्रयोग किस में किया जाता है? आसवन प्रक्रम में किया जाता है। तो
डिस्टिल वाटर आप जानते हैं, डिस्टिल वाटर जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब डॉक्टर बुखार की इंजेक्शन लगाता है तो बुखार का जो दवा होता है वो उसमें एक पानी मिलाता है, ठीक, एक डिब्बे में उसी इंजेक्शन के साथ उसी दवा के साथ एक पानी आता है। वह पानी कौन सा होता है? डिस्टिल वाटर होता है, मतलब आसवन पानी। हिंदी में कौन सा पानी होता है? आसवन पानी। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन, यानी कि डिस्टिल वाटर। और डिस्टिल वाटर कैसे बनता है? संघनन का प्रयोग प्रक्रम में किया जाता है, संघनन द्वारा ही डिस्टिल वाटर बनता है। यह पदार्थ के शोधन की एक विधि है। संघनन का प्रयोग आसवन प्रक्रम में किया जाता है। यह पदार्थों के शोधन की एक विधि है जिसमें पदार्थों को पहले वाष्पित करके प्राप्त वाष्पों के संघनन द्वारा शुद्ध पदार्थ को अलग पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। आसवन बराबर क्या होता है? क्वथन प्लस संघनन। क्वथन प्लस संघनन। पहले क्या करेंगे? डिस्टिल वाटर कैसे बनाएंगे? पहले जल को क्वथन करेंगे, यानी कि उबालेंगे। जब जल उबलने लगेगा, ठीक, जब जल उबलने लगेगा, जो वाष्प बनेगा, जल का जो वाष्प रहेगा, उससे हम लोग क्या करेंगे? गैस को क्या करेंगे? संघनन कर लेंगे, यानी गैस को ठंडा कर लेंगे। जब गैस को ठंडा करेंगे, जब गैस को ठंडा करेंगे तो क्या होगा? गैस जो है पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि संघनित हो जाएगा। तो गैस जो है पुनः द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, यानी कि संघनित हो जाएगा। वही संघनन क्या कहलाता है? वही संघनित जल जो है वही आसवन होता है, मतलब यानी कि डिस्टिल वाटर। वाष्प मतलब जल को गर्म करेंगे और जो वाष्प बनेगा उसी वाष्प को हम इकट्ठा करके पुनः जल में कन्वर्ट कर देंगे। वही जल, वह कौन सा जल कहलाएगा? आसवन जल कहलाएगा, यानी कि डिस्टिल वाटर कहलाएगा। ठीक, यह चैप्टर यानी कि अवस्था परिवर्तन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। ठीक, वाष्पीकरण।